चलो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? पाचक ग्रंथियां। ठीक है, पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे। पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे और पाचक ग्रंथियों में, ठीक है, पाचक ग्रंथियों की अगर हम बात करेंगे तो पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी आती है हमारे पास? एक आती है लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां। दूसरा हमारे पास जो होगी वो कौन सी ग्रंथि होगी? अग्नाशय ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। और तीसरी जो हमारे पास होती है वो यह है यकृत ग्रंथि, या इसको क्या बोल देंगे? लीवर ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि। ये जो लीवर ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी ग्रंथि की बात करेंगे? लार ग्रंथि की बात करेंगे। तो लार ग्रंथि की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो लार ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है, इसकी सही स्थिति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लार ग्रंथि कहां होती है? ये जो लार ग्रंथि होती है, तो देखो हमारे पास ये जो लार ग्रंथि है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये ग्रंथि कहां पाई जाती है? मुख गुहा में होती है। कहां होती है? मुख गुहा में होती है। कि ये जो लार है, ठीक है, लार, भाई जो लार ग्रंथि, लार होगा यहां, सीधी सी बात है। ठीक है, ये जो लार है ये सिरमी जैसा, लिखते भी जाओ आप ना, सिरमी जैसा चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है। ठीक है, यानी सिरमी जैसा चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये भोजन को क्या करती है? भोजन को गीला करती है। भोजन को क्या करती है? गीला करती है। और भोजन की क्या बनाती है? लुगदी। भोजन की क्या बनाती है? लुगदी, बोल्स। ठीक है, भोजन की क्या बनाती है? लुगदी बनाती है, बोल्स बनाती है। ठीक है, ये सिरमी जैसा एक चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है। ठीक है, भोजन को गीला एवं भोजन की क्या बनाती है? लुगदी बनाती है, लसलसीला बनाती है भोजन को। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, लार का जो पीएच मान है वो 6.8 होता है। इसके बाद में अगर हम लार की अगर बात करें, कैसे याद करें, इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लेना कि अगर मान लो एक थाली में, एक परात में, ठीक है, अगर आपको 6 या 8 रसगुल्ले परोस दिए जाएं, ठीक है, तो आपके मुंह से क्या आ जाएगी? लार। तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, सर ने कहा था, ट्रिक बताई थी कि एक प्लेट में अगर आपको 6 या 8 रसगुल्ले परोस दिए जाएं तो मुंह से क्या आ जाती है? लार। ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है इसका? 6.8 होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? टाइलिन, या क्या बोल देंगे? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, यानी टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है। जो यहां कौन सा एंजाइम होता है भी लार के अंदर? टाइलिन या एमाइलेज। यानी हम कह सकते हैं मुख गुहा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन या एमाइलेज होता है, जो किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और इस स्टार्च को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम स्टार्च या क्या बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया यहां लार के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये मानव में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ये जो लार ग्रंथियां हैं ये मनुष्य में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें पहला वो होता है कर्णपूर्व, कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि। एक कौन सी होती है इसमें? अधो जिह्वा ग्रंथि। और एक होती है इसमें, बताओ, अधो जंब। ठीक है, अधो जंब ग्रंथि। तो ये 3 होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधो जंब ग्रंथि और अधो जंब ग्रंथि, जिह्वा। ठीक है, अधो जिह्वा ग्रंथि। ठीक है, अधो जंब ग्रंथि हो गई हमारे पास। ठीक है, अधो जंब ग्रंथि। इसके बाद में हो गया अधो जिह्वा ग्रंथि। 3 प्रकार की होती हैं ये लार जो ग्रंथियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं?
तीन प्रकार की होती हैं। ये जैसे मान लो यहाँ कान है, ठीक है, कान है, एक ग्रंथि यहाँ होती है, इसको तो क्या नाम देंगे हम, कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। एक हमारे पास यहाँ जीभ के यहाँ होती है और एक हमारे जो ये गाल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर होती है, ठीक है, जो गाल्स होते हैं इनके अंदर होती हैं। तो एक तो हमारे पास कौन सी होती है, अधो, यानी ये तो हो गया, यानी अधोजिह्वा, जीभ के नीचे, ठीक है, तो हम लिख देंगे अधोजिह्वा। और ये कौन सी होती है, अधोजंब, अधोजंब। तो ये तीन प्रकार की हमारे पास लार ग्रंथियां हैं, एक कर्णपूर्व ग्रंथि, एक अधोजिह्वा ग्रंथि और एक होता है अधोजंब ग्रंथियां। मानव में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, मानव में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद में देखिए एक एक ग्रंथि का हम वर्णन करेंगे। और इसमें जो हमारी जो पहली ग्रंथि है वो कौन सी है, कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि, देखो ये जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है ये पाई जाती है गालों में। कहाँ पाई जाती है, गालों में, ठीक है। जो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है ये गालों में होती है यहाँ, ठीक है। ये अपने जो गाल है यहाँ कान के जस्ट नीचे, ठीक है, कर्ण पूर्व, कर्ण से, कान से पहले, ठीक है, ये गाल है हमारे। इन गालों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, जो एक चिपचिपा सिरमी जैसा, सिरमी जैसा, यानी आप लिख सकते हैं सिरमी जैसा चिपचिपा पदार्थ स्राव करता है, करती है, स्राव करती है, ठीक है। सिरमी जैसा चिपचिपा पदार्थ स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि करती है, लेकिन लार ग्रंथि में भी कौन सी करती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, जो कि कहां पाई जाती है, ये गालों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गालों में पाई जाती है। नेक्स्ट जो अगली जो हमारी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये पढ़ लेते हैं पहले, अधोजंब ग्रंथि। ये अधोजंब जो ग्रंथि होती है, अगर इसकी बात करें तो ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जो तरल एवं, ठीक है, तरल एवं श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा युक्त पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है, ठीक है। जो तरल एवं किसका स्राव करती है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव करती है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव करती है, ठीक है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है जो तरल और श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। जो मिश्रित प्रकार की लार ग्रंथियों के अंदर क्या होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो तरल और श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। और वो ग्रंथि कौन सी होती है, अधोजंब ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, अधोजंब ग्रंथि होती है। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट बची है वो है अधोजिह्वा ग्रंथि, यानी जीभ के नीचे पाई जाती है भाई, जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, अधोजिह्वा, ठीक है। अधोजिह्वा ग्रंथि जो जीभ के नीचे पाई जाती है, जो सिर्फ श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव करती है, श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव करती है, श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है, ठीक है। श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। देखो यहां हमने लिखा था तरल एवं श्लेष्मिक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम आ जाएगा यहाँ श्लेष्मिक की जगह, है ना। तो ये आप कर सकते हैं तरल के रूप में यहाँ टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, अधोजंब ग्रंथि, ठीक है। अधोजिह्वा ग्रंथि जीभ के नीचे होती है, जो सिर्फ ओनली श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव। ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, कौन सी, अधोजंब ग्रंथि, जो तरल एवं श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, स्राव करती है। अब थोड़ी सी टिप्पणी देखेंगे हम टाइलिन एंजाइम के बारे में। टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। अब ये टाइलिन एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि लार का जो पीएच मान कितना होता है, 6.8। तो 6.8 का मतलब आपको पता है, देखो ये हमारे पास पीएच पैमाना है 7 है, इधर यानी 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये अगर हम
पीएच मान तो इसका कितना होता है 6.8, यानी हल्का अम्लीय होता है। लेकिन जब ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, थोड़ी क्षारीय होती है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि पीएच मान इसका 6.8 है तो अम्लीय हो जाएगा, नहीं, वो हमने पढ़ा था लार का पीएच मान 6.8 पूरी लार का। ठीक है, अगर टाइलिन पूछे आपको तो टाइलिन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। और ये जो टाइलिन होता है ये किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का। ठीक है, अब ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, ये जो लार ग्रंथि है हमारे यहाँ, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है, एक तो स्टार्च का पाचन करता है तथा मुख गुहा में भोजन के साथ आए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, उन्हें नष्ट। अब आता है हमारे पास, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है, जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और वो जीवाणु कौन सा होता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम, यानी टाइलिन एंजाइम करता है। ठीक है, ये चीजें लिख देंगे। ये है हमारे पास कुछ ग्रंथियां, जिसमें ये है अग्नाशय ग्रंथि, यू आकृति की होती है अंग्रेजी के। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसके अंदर जो आपको दिख रही है ये है अग्नाशय वाहिनी है। ये यहाँ से पित्त वाहिनी है जो पित्ताशय में जाकर खुलती है। ये लीवर ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है, लीवर ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, जो पित्तरस का स्राव करती है, पित्तरस का निर्माण में सहायक होती है। और ये पित्तरस कहाँ इकट्ठा हो जाता है, पित्ताशय में। ये होती है यहाँ पित्त वाहिनी। ठीक है, ये अग्नाशय वाहिनी और ये पित्त वाहिनी कहाँ खुलती है, जाकर ग्रहणी में खुलती है। कहाँ खुलेंगी, ग्रहणी में खुलती हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। यकृत ग्रंथि है, ये यहाँ पित्ताशय है, और ये अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, यहाँ ये होती है अग्नाशय वाहिनी। ये अग्नाशय वाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, यानी ग्रहणी में जाकर खुलती है। ठीक है, यानी अग्नाशय रस को ले जाने का काम करती है। और ये पित्ताशय जो होता है, इसके अंदर पित्तरस होता है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। इसीलिए देखो, जब शरीर में जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग के समय देखो, जो हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा, यानी कौन सा अंग सबसे ज्यादा ग्रसित होता है, प्रभावित होता है, वो कौन सा होता है, यकृत होता है। ठीक है, अंग भी बोल सकते हैं, ग्रंथि भी होती है। हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो यकृत ग्रंथि प्रभावित होती है, इसमें लीवर, समझ में है ना। और ये जो अग्नाशय, ये जो पित्तरस है, पित्त वाहिनी, ये कहाँ जाकर खुलेगा, ग्रहणी में खुलता है, छोटी आंत के ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, अब हमारे पास ग्रंथि कौन सी पढ़ रहे थे हम, अग्नाशय ग्रंथि। तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है लार ग्रंथियों के बाद में, वो कौन सा है, अग्नाशय ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथि एक ही होती है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। तो पहली चीज तो ये आप ये लिखेंगे कि ये जो ग्रंथि होती है ये कहाँ होती है, ये कहाँ होगी, आमाशय। ठीक है, यानी देखो आपने इसकी जब संरचना बनाई थी इस तरह से, तो इस तरह से ये आमाशय हो गया। ठीक है, और यहां थी ये ग्रंथि। ठीक है, इधर कौन सी ग्रंथि थी, ये कौन सी थी, यहाँ छोटी आंत। तो ये कहने का मतलब आमाशय और छोटी आंत के ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु यही हो जाएगा कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये आमाशय व छोटी आंत के ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। ठीक है, आमाशय व छोटी आंत के ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। लिखिए इसमें आप। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, रेगुलर पढ़ाते हैं आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा तब लगता है जब आप रेगुलर चैनल पर बने रहें। ठीक है, इसके बाद में हम देखिए बात कर रहे थे हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, मैंने बताया कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंग्रेजी के यू जैसी होती है। अंग्रेजी के कैसी होती है, यू जैसी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 8 इंच लंबी एक संरचना होती है।
ठीक है, यानी ये 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये कैसी ग्रंथि होती है? ये मिश्रित ग्रंथि होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम, यानी ये बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। इस बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी का मतलब ये होता है कि ये अग्नाशय रस का स्राव करती है। और यहां अगर हम बात करें अंतःस्रावी, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स का स्राव करती है। यानी ये दोनों प्रकार की होती है, जो अग्नाशय रस का स्राव भी करती है और हार्मोन का स्राव भी करती है। ठीक है, यहां क्या होता है कि इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कुछ अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? अंतःस्रावी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, जिन्हें हम लैंगरहैंस दीपिका कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस दीपिका कोशिकाएं होती हैं। यहां क्या होता है हमारे पास कि यानी कोशिकाओं का समूह होता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास अल्फा, एक होती है हमारे पास यहाँ बीटा, और एक होती है हमारे पास यहाँ गामा। यानी जो लैंगरहैंस जो दीप कोशिकाएं होती हैं, यहाँ हमारे पास 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। लैंगरहैंस दीप यहाँ होती हैं, अग्नाशय में होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें पहला होता है अल्फा, ठीक है, अल्फा कोशिकाओं का समूह। दूसरा जो हमारे पास यहाँ होता है सेकंड, वो होता है बीटा। और जो तीसरी जो कोशिका होती है यहाँ गामा होती है। ये जो अल्फा कोशिका है ये हमारे पास बीटा कोशिका है ये, और यहाँ हमारे पास जो गामा है ये कोशिका है। ये अलग अलग हार्मोन का स्राव करती हैं। कौन सा हार्मोन हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक होता है, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब हमारे पास ये है यहाँ अल्फा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? अल्फा कोशिकाएं। ये जो अल्फा कोशिकाएं हैं ये क्या काम करती हैं? ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोगॉन हार्मोन। ठीक है, ग्लूकोगॉन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, यानी किसकी कोशिकाएं हैं? ये है यहाँ लैंगरहैंस दीपिकाएं।